हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व भी करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम इसको। फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, सबसे पहले इनकी बात करते हैं अपन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था आपका, जो मृदा वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पूछी थी आपसे। तो सब ने किया होगा। वो नॉर्मली 21% अपन पढ़ते हैं, तो वो पॉइंट में होता है लगभग 20.30। ओके, पहले में ब राइट है। आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन था, जिप्सम में सल्फर की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन था। जिसने जिप्सम को अच्छे से पढ़ा होगा उसने इसको सही किया होगा। इसका सही आंसर है 18.60। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। पायराइट का रासायनिक सूत्र, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा। यस, FeS2 राइट है इसमें। आगे बढ़ते हैं अपन। हाइड्रोजन तत्व के आविष्कारक, तो हाइड्रोजन तत्व के जो आविष्कारक हैं वो राइट है इसमें, SAS। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, दलहनी फसलों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जीवाणु फसलों की जड़ों में ही पाए जाते हैं, लेकिन दलहनी दाल वाली फसलों में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम राइजोबियम है। द राइट है इसमें। ओके, उसके बाद पौधों में विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो इसमें आपका ब राइट है, मोलिबेडिनम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उर्वरक उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका उर्वरक वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, और सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और ये हुआ था आपका 1906 में, यानी कि इसमें सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंत्र रस में एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें आपका राइट है, माल्टेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो भैंस और गाय के दूध में बहुत कम अंतर होता है, और इसमें जो सही ऑप्शन राइट है वो आपका द राइट है, 1.028 से 1.030 तक। ठीक है, तो ये दो 9 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद हमारा जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 था। उसमें हमारा जो पहला रामले मृदा में चुना देने से मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा कोलॉइड रसायन के जनक, बहुत इजी प्रश्न था, थॉमस ग्राहम। सबने कर लिया होगा, थॉमस ग्राहम जनक माने जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं। चौथा था, घी में विशेष सुगंध किस कारण से होती है? तो डाई एसिटिल के कारण होती है। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। कोई एक अम्लीय उर्वरक का नाम लिखिए। तो बहुत सारे उर्वरक अम्लीय हैं, यूरिया, DAP दोनों अम्लीय हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टोंड दूध। ठीक है, तो जो हमारा दूध होता है उसमें पानी मिलाते हैं और साथ में सपरेटा दूध का पाउडर मिलाते हैं, तो टोंड दूध प्राप्त होता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा,
डाइमेथोएट पिड़कनाशी के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि मतलब कितने दिन तक हमें वेट करना होता है उस फसल को उपयोग लेने से पहले। तो 15 दिन का प्रतीक्षा अवधि होता है इसमें। नाइट्रेट युक्त, अगला क्वेश्चन, नाइट्रेट युक्त जल के उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो मिथोहिमोग्लोबिमिया रोग होता है, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कीटनाशक रसायनों के डिब्बे पर पीले रंग का संकेत किसे इंगित करता है? देखो, जो लाल रंग होता है वो तो अत्यधिक जहरीला, और पीला होता है वो अधिक जहरीला को इंगित करता है। न्यूक्लिक अम्ल का कोई एक प्रकार, बहुत ही इजी प्रश्न था, सबने किया होगा। डीएनए और आरएनए 2 ही न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, मनुष्य में बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी लगभग सबने कर लिया होगा, विटामिन B1 है ना, B1 या विटामिन बी। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र, तो मोनोसेकेराइड हमारे जो होते हैं है ना, उनका सूत्र पूछा है आपसे, तो सूत्र इसका है, ये केवल एक ही सेकेराइड इकाई से मिलकर बने होते हैं, है ना, वो मोनोसेकेराइड होते हैं, और उसका सूत्र होता है CH2O ब्रैकेट बन N, है ना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हमारा जो खंड B है उस तरफ बढ़ जाते हैं हम, और यहाँ पर जो पहला ही प्रश्न है अमोनीकरण, ये नाइट्रोजन अस्थिरीकरण का एक पार्ट है, और इसमें हमारा जो एमिनो अम्ल से विभिन्न प्रकार की प्रोसेस होते हुए अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, अमोनिया और अमोनिया के यौगिक, इस मेथड को हम अमोनीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मृदा जीवाणु के कोई 3 कार्य बताएं। तो बहुत सारे कार्य हैं, अगर बड़े बड़े कार्य देखें तो नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण या नाइट्रीकरण और डीनाइट्रीकरण, ठीक है, ये मुख्य काम है इसका, है ना, और पोषक तत्वों के परिवहन में भी ये जीवाणु काम करते हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इलाइट समूह। तो ये इलाइट समूह में 3 लेयर वाली परत बनानी थी आपको, सिलिका एल्यूमिना की, है ना। क्वेश्चन 7 बहुत ही इजी प्रश्न, कोलाइट के 3 गुण, बहुत सारे गुण हैं, विस्मांगी प्रकृति, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, है ना, ऋणात्मक आवेश लिख सकते थे आप। ठीक है, आयन विनिमय का महत्व भी बहुत इजी है, आयन विनिमय होगा तभी तो पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे। ठीक है, पोषक तत्व का प्रवाह होता है। ठीक है, उर्वरक जो डालते हैं वो पौधे तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो बहुत उपयोगी है आयन विनिमय। ओके, मृदा में पाए जाने वाले कोई 3 धनायनों के नाम। बहुत सारे धनायन में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना, अमोनियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव समझाइए। तो मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव होता है, उपयुक्त पीएच 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। इससे कम या अधिक होने पर सूक्ष्म जीवों पर सक्रियता सूक्ष्म जीवों की कम हो जाएगी। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाएगी तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वगैरह हो नहीं पाएगा, है ना। उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण, अगला क्वेश्चन है। उभय प्रतिरोधन विलयन का सबसे मुख्य गुण इसका पीएच है, वो बदलता नहीं है, पहला गुण। ठीक है, थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिलाने पर इसका पीएच परिवर्तित नहीं होता। क्वेश्चन 12 है, जैविक खाद का मृदा की भौतिक गुणों पर कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं, है ना। मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत सारे गुण हैं। ओके, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। जैव उर्वरक के कोई 3 लाभ लिखने हैं आपको। तो जैव उर्वरक के भी यही फायदे हैं। ठीक है, पोषक तत्व को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाते हैं। ठीक है, मृदा में प्रतिरोधक क्षमता वगैरह सब ये बढ़ाते हैं। ठीक है,
जैव उर्वरक हमारे नीलरी, शैवाल, एजोला, ये सारे जैव उर्वरक हैं। माइक्रोरहिज़ा कवक होता है और ये फास्फोरस जैव उर्वरक होते हैं जो उनको घोलने का और उनको ले जाने का काम करता है माइक्रोरहिज़ा कवक। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। खेती में वर्मी कंपोस्ट डालने की विधि। वर्मी कंपोस्ट को आप फसल की बुआई से पहले या फसल के साथ में, दोनों तरीके से आप डाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आग्नेय चट्टान, हमारी जो पहली चट्टान है, ज्वालामुखी से जो ज्वाला निकलता है, वह जो पहली चट्टान बनती है वो हमारी कौन सी है? आग्नेय। ग्रेनाइट वगैरह इसके उदाहरण हैं। ठीक है, लिपिड को परिभाषित कीजिए तो लिपिड क्या है? वसा है, फैट है। ठीक है, और इसके वर्गीकरण है सरल लिपिड, उसका व्युत्पन्न लिपिड, संयुक्त लिपिड, ये 3 लिपिड के प्रकार हैं। ठीक है, कृत्रिम दूध से क्या अभिप्राय है? जो होता है आपका वो कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, मिलावट करके बनाया गया है, जो कि हमारे लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। किडनी फेल्यूर होने की संभावना है। ठीक है, और बहुत सारे नुकसान होते हैं इससे, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। यूरिया, जो बड़े क्वेश्चन हैं उनमें यूरिया उर्वरक का संगठन, कोई 2 गुण मृदा अभिक्रिया, फसलों पर पड़ने वाले किन्हीं 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। और में आया था सल्फेट ऑफ पोटास उर्वरक का संगठन, और बाकी सारी डिटेल्स में डालनी थी आपको। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न था, आप सभी ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो बचपन से करते आ रहे आप लोग। मृदा जल को प्रदूषण के परिभाषा, उसके कारण और उसके उपाय वगैरह, उसके प्रभाव, सारी चीज़ें आपको इसमें बड़ा प्रश्न था तो लिखनी थी। ओके, तो काफ़ी अच्छा पेपर था एग्रीकल्चर का। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि आपके केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 56 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ओके।